हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सबों का लर्निंग अड्डा पे। तो आज हम बात करने वाले हैं मौलिक अधिकार के विषय में। ये विस्तार से ये वीडियो होगा, बहुत ही इसमें सारा कंटेंट्स है मौलिक अधिकार के संबंध में, जिसे हम फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। ये पूरा वीडियो लेक्चर हिंदी में होने वाला है और उम्मीद है कि ये वीडियो आपके प्रिपरेशन में बहुत ही ज़्यादा मददगार होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के वीडियो को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, ताकि इस वीडियो का लाभ आपके दोस्तों को भी मिल सके। और अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज अपने मौलिक अधिकार को। मौलिक अधिकार का सबसे पहली बात, मौलिक अधिकार के बारे में यदि हम आज पढ़ने वाले हैं तो पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि मौलिक अधिकार का अर्थ होता क्या है। मौलिक अधिकार का भी हम अर्थ जानने वाले हैं। मौलिक अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं और जिनमें राज्य द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। ये ऐसे अधिकार हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक है और जिनके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता। मतलब ये मौलिक अधिकार जो है, मनुष्य इसके बिना अपना विकास को पूर्ण ही नहीं कर सकता। ये मौलिक अधिकार बहुत ही ज़रूरी है किसी भी नागरिक के लिए। तो इसमें क्या होता है, मौलिक अधिकार हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम बिना मौलिक अधिकार के हम अपने जीवन को जी ही नहीं सकते। तो मौलिक अधिकार का अर्थ, मौलिक अधिकार उन अधिकार को कहा जाता है जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, संविधान द्वारा इसे नागरिकों को प्रदान किया जाता है क्योंकि ये उसके जीवन के लिए मौलिक है और जिनमें राज्य द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। इसमें राज्य भी कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। ये ऐसे अधिकार हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक है। व्यक्ति जो है, ऐसे अधिकार हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक है, जिनके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता। तो उम्मीद है मौलिक अधिकार का अर्थ आपको समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो मौलिक अधिकार का वर्गीकरण, अब हम मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कैसे इसे बांटा गया है, कैसे इसका वर्गीकरण किया गया है। तो भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के तीसरे भाग में अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। इन अधिकारों में अनुच्छेद 12, 13, 33, 34 तथा 35 का संबंध अधिकारों के सामान्य रूप से है। 44वें संशोधन के पास होने के पूर्व संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार को 7 श्रेणियों में बांटा जाता था, परंतु इस संशोधन के अनुसार संपत्ति के अधिकार को सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो हमारे जो भारतीय संविधान में है, मौलिक अधिकार को संविधान के तीसरे भाग में अनुच्छेद 12 से 35 तक रखा गया है। लेकिन 44वें संशोधन जब पास हुआ था, तो इससे पहले हमारे मौलिक अधिकारों को 7 श्रेणी में बांटा जाता था, परंतु अभी जो है इस संशोधन के अनुसार, 44वें संशोधन हुआ था, इसके अनुसार संपत्ति के जो अधिकार थे इन्हें क्या किया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो अभी हमारे पास मतलब कि 6 मौलिक अधिकार हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। अभी कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं भारतीय नागरिकों को? 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। तो जो है समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक है, और दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से 22 तक है, और तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो अनुच्छेद 23 से 24 तक है, और
चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 25 से 28 तक है। और पांचवा है सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार जो कि अनुच्छेद 29 से 30 तक है। और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 में है। ठीक है, तो अभी हमारे पास कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार है। पहला समानता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 19 से 22 तक है। और तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार जो अनुच्छेद 23 से 24 तक है। और चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 25 से 28 तक है। और पांचवा है सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार जो अनुच्छेद 29 से 30 तक है। और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 में है। तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा आपको। ये फैक्ट्स को मैं यही कहूँगा कि याद कर लें। ये एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि कौन से अनुच्छेद किस मौलिक अधिकार को किस अनुच्छेद में रखा गया, ये कितने से कितने तक रखे गए हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हम बात करने वाले हैं जो 6 मौलिक अधिकार है उसमें जो पहला था समता या समानता का अधिकार। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये वीडियोस बहुत ही विस्तार से होने वाली है, तो धैर्य रखें और पूरी वीडियोस को देखें। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपको मौलिक अधिकार के विषय में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं। अनुच्छेद 14 जो है इसमें विधि के समक्ष समता, इसका अर्थ यह है कि राज्य सही व्यक्तियों के लिए सभी होना चाहिए, सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर एक समान ढंग से उन्हें लागू करेगा। तो समता या समानता का अधिकार आप समझ पाए जो अनुच्छेद 14 में बताया गया है। और इसमें अब अनुच्छेद 15 जो है इसमें क्या कहा जाता है, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध राज्य के द्वारा धर्म, मूल वंश, तिथि, लिंग व जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो आप अनुच्छेद 15 के अनुसार धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध इसमें वर्णित किया गया है, जिसमें राज्य के द्वारा धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। और अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन विषय में अवसर की समता। अनुच्छेद 16 में दिया गया है लोक नियोजन विषय में अवसर की समता। इसमें राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषय में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। सभी नागरिकों के लिए क्या होगी? अवसर की समानता होगी। और अपवाद में इसमें कुछ होती है, जैसे कि आप देखते हैं ना, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग, इन सबों को कुछ हम जो है रिलैक्सेशन दिया जाता है हमारे संविधान के अनुसार, लेकिन ये इसके अपवाद हैं। किसके? अनुच्छेद 16 के। और उम्मीद करता हूँ अनुच्छेद 15 भी आपको समझ में आया होगा कि इसमें धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है। इसमें आप इसके आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। और अनुच्छेद 14 बताता है कि विधि के समक्ष जो है समता, यानी विधि सब कानून के नज़र में क्या है, सब बराबर है, सब पे सेम कानून लागू किया जाएगा। और अनुच्छेद 17 बताता है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। अस्पृश्यता का अंत किस में बात किया जाता है? अनुच्छेद 17 में। ठीक है। अनुच्छेद 18 बताता है उपाधियों का अंत। सेना या विधा संबंधी सम्मान के सिवाय, मतलब सेना में और विधा में जो सेना या विधा जो बोलते हैं, सेना में जो भी सम्मान दिया जाता है उसके अलावा कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। कोई भी उपाधि जो राज्य के द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा का कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। मतलब कि हमारे संविधान में अनुच्छेद 18 बताता है उपाधियों का अंत, कि कोई भी देश, अपना देश में जो है कोई भी नागरिक को सिर्फ सेना में जो उपाधि दी जाती है, इसके अलावा देश किसी भी व्यक्ति को जो है, राज्य कोई भी व्यक्ति को कोई खास उपाधि नहीं देगा। और कोई दूसरे अन्य देश से भी बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई भी व्यक्ति
कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा क्षमता या समानता का अधिकार, जो कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक वर्णित है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। ये थोड़ा डिटेल्ड में होगा तो देखते हैं। तो स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 बोलता है मूल संविधान में 7 तरह का स्वतंत्रता का उल्लेख था। मूल अनुच्छेद में कितने तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था? 7 तरह का स्वतंत्रता का उल्लेख था। अब सिर्फ 6 है। अब कितने हैं? सिर्फ 6 है। 19 का ए बोलने का स्वतंत्रता, 19 का बी शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता, ये 19 का बी में है। 19 का सी है संघ बनाने की स्वतंत्रता, और 19 का डी बोलता है देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता, और 19 का ई में है देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने या बसने की स्वतंत्रता, अपवाद में कुछ जगह जैसे जम्मू कश्मीर। और 19 का एफ में बताया जाता है संपत्ति का अधिकार, और 19 का जी में कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता। और देखिए आप यहाँ पे संपत्ति का अधिकार देखे होंगे जिसे कानूनी अधिकार अब बना दिया गया है, लेकिन इसलिए अभी 6 है, लेकिन यहाँ पे 7 का जिक्र किया गया है अभी यहाँ पे आपके सामने। सॉरी, अभी 1 2 हाँ सी जी, अभी सब संपत्ति का जो अधिकार है इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो 6 अभी अधिकार है हमारे पास। अब इसमें देखिए, इसमें कुछ नोट्स भी दिए गए हैं, जैसे प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद 19 का ए में ही है। तो जो प्रेस की जो स्वतंत्रता का वर्णन है ये अनुच्छेद 19 का ए में ही है। अनुच्छेद 20 बताता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ठीक है, इसके तहत 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। नंबर ए, इसमें कहता है किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी। किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक ही बार सजा मिल सकती है। और बी में है, मतलब दूसरा जो आपको 3 प्रकार जो स्वतंत्रता है, तो उसमें एक नंबर ये है, दूसरा वाला है अपराध करने के समय जो कानून है इसी के तहत सज़ा मिलेगी, ना कि पहले और बाद में बनने वाले कानून के तहत। ठीक है, जिस टाइम अपराध किया था उसी अनुसार से उसको क्या होगी, सज़ा मिलेगी, ना कि अगर कोई कानून बाद में बन गया है उससे पहले था तो उसके अधिक अनुसार सज़ा नहीं दी जा सकती है। और तीसरा में है सी में, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, और लेकिन आप एक बात याद रखिएगा, प्रेस की जो स्वतंत्रता का वर्णन ये कहाँ मिला है? अनुच्छेद 19 का ए में किया गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आपको समझ में आएगी। तो स्वतंत्रता का अधिकार इसमें थोड़ा और भी होगा। तो अनुच्छेद 21 जो है इसमें बताया जाता है, ये भी स्वतंत्रता का ही अधिकार है, दूसरा वाला ही मौलिक अधिकार हम लोगों का। तो इसमें अनुच्छेद 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण के बारे में बताया गया है किसमें? अनुच्छेद 21 में। तो इसमें किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। मतलब जो कानून में जो अधिकार दिया गया है और कानून जिस बात को जो विधि में ऑलरेडी बताया जा चुका है, स्थापित किया गया है, उसके अलावा कोई भी उसको अगर व्यक्तित्व स्वतंत्रता या जीवन के संबंधी कोई भी स्वतंत्रता है तो उसको उससे वंचित नहीं किया जा सकता। और इसके अनुच्छेद 21 का क कहता है राज्य 6 से 14 वर्ष के आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करे निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा, जो कि इसका अधिकार है। तो आपको इससे क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो उपलब्ध कराया जाता है, ये किस अनुच्छेद के अनुसार? तो अनुच्छेद 21 का क के अनुसार। ठीक है, तो 86वां संशोधन 2002 के द्वारा यह किया गया था। और अनुच्छेद 22 में हम लोग बात करते हैं कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण।
ठीक है। अगर किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया गया हो तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अगर किसी को हम लोगों में से किसी को अगर मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया गया हो तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। नंबर 1 में आता है, हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। दूसरा नंबर, 24 घंटे के अंदर आने जाने के समय को छोड़कर उसे दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा। उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा। ठीक है, अगर आपको मनमाने ढंग से गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, तो उसमें क्या होता है कि 3 तरह के आपको अधिकार मिलते हैं। हिरासत में लेने का कारण बताना होगा अगर आपको वो हिरासत में लेते हैं तो, और 24 घंटे के अंदर आने जाने का समय को छोड़ के उसे दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा। ठीक है, और उसे अपने पसंद की वकील से सलाह लेने का भी अधिकार होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो अब है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो हमारा तीसरा है अधिकार है। ये अनुच्छेद 23 में हम देखते हैं। इसका अनुच्छेद 23 क्या कहता है, जो कि 23 से 24 तक है। तो अनुच्छेद 23 देखते हैं, मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। ठीक है, मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। देखिए, इसके द्वारा किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री, बेगारी तथा इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषेध ठहराया गया है। किसमें, अनुच्छेद 23 में, जो कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। नोट, जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा के लिए बाध्य किया जा सकता है। जैसे कि अभी अगर कोई डॉक्टर की ज़रूरत होती है तो इस समय में, जब कोरोना वायरस के समय में, तो अभी आप देखते हैं कि उसे बोला गया है, उसे जब सेंट्रल ओर से उसे ड्यूटी दिया गया है कि आपको करना ही पड़ेगा इन कामों को। जैसे कि जिस व्यक्ति को, जैसे कि कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स को भर्ती लेना बंद कर दिए थे, तो लेकिन हालांकि वो एक नॉर्मल कंडीशन हो तो वो ना ले तो अलग बात है, वो बंद कर दे तो अलग बात है, लेकिन अभी का समय में सरकार उन्हें बोली कि आपको करना पड़ेगा। तो इसीलिए बोलता है अगर ज़रूरत पड़ने पे होती है तो आपको राष्ट्रीय सेवा के लिए बाध्य किया जा सकता है। इसीलिए अनुच्छेद 24 बताता है बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। इसमें क्या होता है, 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखानों, खानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। तो जिसमें बालकों के जो नियोजन का प्रतिषेध है, ये किसमें वर्णित है, अनुच्छेद 24 में। ये किसके अंतर्गत आता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, तो चलिए अपने नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। और अपना चौथा अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। चौथा अपना क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 26 से लेके 28 तक है, अनुच्छेद 26 से 28 तक। देखिए, इसमें अनुच्छेद 26 जो है, अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण, प्रचार करने की स्वतंत्रता। ठीक है, इतनी आपको दी गई है। कोई भी, इसमें देखिए इसका डिटेल से देख लेते हैं क्या कहता है ये अनुच्छेद 25 कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, किसी भी धर्म को कोई व्यक्ति मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। यही हमारा अनुच्छेद 26 बता रहा है। अनुच्छेद 25 बता रहा है, सॉरी, अनुच्छेद 26 में बताया जाता है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। तो इसमें क्या की है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना व पोषण करने, विधि सम्मत संपत्ति के अर्जन, स्वामित्व व प्रशासन का अधिकार है। ठीक है, तो अनुच्छेद 27 में कहा गया है राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है। ठीक है, तो अनुच्छेद 28 फिर कहता है राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो ये अगर राज्य विधि से पूर्णतः पोषित, ठीक है, अगर राज्य द्वारा कोई पूर्णतः पोषित है तो कोई किसी शिक्षा संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसा कौन बताता है, अनुच्छेद 28 बताता है। और ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्मोपदेश को
बलात् सुनाने हेतु बाध्य नहीं कर सकता, मतलब ज़बरदस्ती उसे सुनने के लिए भी नहीं कह सकता। क्योंकि आज हमारे स्कूल में बहुत सारे धर्म के लोग पढ़ते हैं, मतलब सारे धर्म के लोग पढ़ते हैं, जैसे कि हिंदू पढ़ते हैं, मुस्लिम पढ़ते हैं, क्रिश्चियन पढ़ते हैं और सिख पढ़ते हैं, बहुत सारे पढ़ते हैं, बौद्ध भी पढ़ते हैं। तो इसलिए उन्हें क्या करते हैं कि किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या फिर किसी भी उसका जो उपदेश है, धर्म उपदेश, उसे सुनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये कौन बताता है? अनुच्छेद 28 के अंतर्गत इसे बताया जाता है। ठीक है, तो हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी, जो कि अनुच्छेद 25 से लेके अनुच्छेद 28 तक दिया गया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका अपना सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। ठीक है, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 26 देखिए क्या बोलता है। अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण। कोई अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि एवं संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग क्या कर सकता है कि इसमें अनुच्छेद 29 के अनुसार अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण दिया गया है। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग जो है अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। ठीक है, किसी भी आप अगर कोई भाषा, जाति, धर्म और सांस्कृतिक आधार पर आपको किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्थान में आपको प्रवेश से रोका नहीं जाएगा इस आधार पर। ठीक है, और ये सब बताता है अनुच्छेद 29, जो कि हमारा सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है। अनुच्छेद 30 बताता है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। ठीक है, इसमें देखिए 30 क्या, इसका कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्था चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। ठीक है, मतलब अगर आप किसी भी धर्म से, किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग से हैं तो कोई भी बात नहीं, अगर आप कोई शिक्षा संस्थान, शैक्षणिक संस्थान चलाना चाहते हैं तो आपको सरकार इसमें अनुदान देगी, इसमें देने में कोई भी तरह की भेदभाव नहीं होगा आपके साथ। ऐसा अनुच्छेद 30 बताता है, जो कि हमारा सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप चाहते हैं इसको बहुत ही डीपली वे में पढ़ना तो मैं इस पर वीडियो लाऊंगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें तो मैं इसके ऊपर जरूर वीडियोस बनाऊंगा। तो देखिए बोलता है कि संवैधानिक उपचारों की जो अधिकार है, तो इसको संवैधानिक उपचार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। संविधान का आत्मा कहा है कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो ये क्वेश्चन आपसे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि आपसे बहुत ही ज़्यादा पूछा जा सकता है कि संवैधानिक उपचार को जो है किसने संविधान का आत्मा कहा है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। और बहुत तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अनुच्छेद 32 में कहा है, इसके तहत मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्यवाहियों द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो ठीक है, तो इसमें देखिए इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह की रिट निकालने की शक्ति प्रदान की गई है, जो निम्न है: बंदी, प्रत्याशीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, लेख उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा लेख। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं इन सारे टॉपिक्स पे, क्योंकि ये रिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसके ऊपर, तो आप ये जो 5 तरह की ये रिट याद कर लें। और लेकिन अगर आप चाहते हैं इसे और भी डीपली वे में पढ़ना तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं इसके ऊपर जरूर वीडियोस बनाऊंगा। तो उम्मीद है आपको ये सारी सेशंस पसंद आए होंगे और आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। और प्लीज़ मैं बताऊंगा कि आप इन्हें याद कर लें, ये एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियोस पसंद आए हों तो लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट्स बहुत सारे कंपेटिटिव एग्जाम के फैक्ट्स आप तक पहुँच पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।